नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच डील तय हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि सहमति लगभग तय हो गई है। ईरान हॉर्मुज खोलने को तैयार हो गया है। समझौते का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जिसकी पहली शर्त है कि दोनों ही देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और अगले 30 से 60 दिनों तक दोनों ही पक्षों में बातचीत होगी, जिसमें सभी मुद्दों का हल निकाला जाएगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी रास्ता निकाला जाएगा। ईरान की कई मांग मानने को अमेरिका तैयार हो गया है, जिसके बाद अब इस बात की उम्मीद दिख रही है कि अमेरिका और ईरान में होगी डील, खुलेगा हॉर्मुज स्ट्रेट। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति अब शायद पहले जैसी नहीं हो, क्योंकि ईरान अभी भी कह रहा है कि हॉर्मुज पर उसका अधिकार दुनिया को मानना होगा। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। व्हाइट हाउस के पास फिर हुई फायरिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अंदर थे मौजूद। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध को किया ढेर। इससे पहले भी हो चुकी है ट्रंप पर हमले की कोशिश। यूक्रेन पर ऑरिशनिक मिसाइल से अटैक की तैयारी में रूस। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की चेतावनी के बीच मॉस्को ने बरसाए मिसाइल ड्रोन। उधर यूरोपीय संघ में शामिल होने की कोशिश में यूक्रेन। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर फिर हुआ आत्मघाती हमला। 26 की मौत जबकि 70 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। एयरफोर्स के वाइस मार्शल ने सेना चीफ मुनीर को दिखाया आईना। और चलते चलते में देखेंगे 3500 साल पहले ही पालतू बन गए थे कबूतर। नई रिसर्च ने खोला इतिहास का नया चैप्टर। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में छात्र नेताओं की पीएम तारिक रहमान को धमकी। कहा, शेख हसीना वाली गलती न दोहराएं पीएम। हिंसा में हमारा मुकाबला नहीं। इजरायली मंत्री इतामार बेन ग्विर पर गजा बंदियों का मजाक उड़ाना पड़ा भारी। फ्रांस ने लगाया प्रतिबंध। ग्विर ने गजा फ्लोटिला के बंदियों के साथ कथित अपमानजनक व्यवहार का वीडियो किया था शेयर। सर्बिया में राष्ट्रपति वुसिच की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। बेलग्रेड में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प। देश में पिछले कई महीनों से जारी है भ्रष्टाचार और सरकार विरोधी आंदोलन। फैक्ट्री के केमिकल टैंक में विस्फोट का खतरा। तापमान बढ़ने से बड़े हादसे की आशंका। कैलिफोर्निया की ऑरेंज काउंटी में इमरजेंसी घोषित। तो अमेरिका और ईरान आखिरकार समझौते की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। धमकियों और तनाव के बीच अब पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद बढ़ती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तो कहना है कि ईरान समझौते पर काफी हद तक बातचीत पूरी हो चुकी है, जिसे अंतिम रूप देना बाकी है। हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने सहित समझौते के विवरण की घोषणा जल्दी ही की जाएगी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी ट्रंप और अरब नेताओं से बात की है और उनका कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत बहुत जल्द हो सकती है। वहीं अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश 60 दिन के युद्ध विराम विस्तार वाले समझौते के बेहद करीब पहुंच गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोला जाएगा। ईरान इस दौरान हॉर्मुज में लगाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने पर सहमत हो सकता है। इसके बदले अमेरिका ईरान के बंदरगाहों पर लगी रोक में ढील देगा और कुछ प्रतिबंधों में राहत देकर ईरान को खोलकर तेल बेचने की इजाजत दे सकता है। ईरान ये वादा भी करेगा कि वो कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। साथ ही यूरेनियम एनरिच्ड प्रोग्राम को सीमित करने और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को हटाने पर बातचीत होगी। अमेरिकी मीडिया भले ही ये दावा कर रहा हो कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका की मांग मानने को तैयार हो गया है, लेकिन ईरान के रुख से ऐसा नहीं लग रहा। ईरान का कहना है कि उसने अभी तक अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी भी कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया है। संभावित समझौते में हॉर्मुज के लिए 30 दिन और परमाणु वार्ता के लिए 60 दिन आवंटित किए गए हैं। ईरान ने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका के साथ कोई भी समझौता ज्ञापन उसके फ्रीज्ड एसेट्स के कम से कम एक हिस्से की रिहाई पर निर्भर है, जिसे वार्ता के पहले चरण में जारी किया जाना चाहिए। वहीं समझौते के बाद पूरी तरह से हॉर्मुज खोलने के ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए ईरानी फार्स न्यूज एजेंसी ने सरकारी अधिकारी का बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि अगर समझौता होता भी है तब भी हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में ही रहेगा। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने यह भी साफ किया है
कि अमेरिका और ईरान के संभावित समझौते को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई की इजाजत के बिना कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। कोई भी बयान, विश्लेषण या स्थिति जो समाज में विभाजन पैदा करती है, हकीकत में दुश्मन की तरफ से किए गए नुकसान पर पानी डालने के समान है। यानी दोनों देशों में भले ही कुछ मुद्दों पर असहमति दिखाई दे रही है, लेकिन यह तो तय है कि बातचीत आगे बढ़ने वाली है, जिससे कुछ हल निकाला जा सकेगा। लेकिन ट्रंप के लिए इस समझौते में चुनौती केवल ईरान ही नहीं है, बल्कि उनके अपने ही देश में उनकी रणनीति सवालों से घिर गई है। रिपब्लिकन सांसद लिंडसे ग्राहम ने सीधा सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आखिर में समझौता ही करना था तो फिर युद्ध क्यों शुरू किया गया। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के साथ भी मतभेद की खबरें हैं। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के मामले में प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को किनारे कर रहे हैं। इजरायल को शांति वार्ता के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए दूसरे रास्तों का सहारा लेने पर मजबूर होना पड़ा है। इस बीच द टाइम्स ऑफ इजरायल ने बताया कि इजरायली प्रधानमंत्री आज शाम को संभावित अमेरिका ईरान समझौते पर चर्चा करने के लिए एक सीमित सुरक्षा कैबिनेट बैठक करेंगे। हालांकि ट्रंप ने पत्रकारों से कहा है कि नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं उनसे करवाना चाहता हूं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौते के लिए बातचीत कैसे आगे बढ़ती है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका में हुई फायरिंग की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस के पास एक बार फिर फायरिंग हुई है। 17वीं स्ट्रीट नॉर्थवेस्ट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू NW चौराहे के पास गोलियां चली हैं। यहां सिक्योरिटी चेक पॉइंट है, जहां यूएस सीक्रेट सर्विस के अधिकारी तैनात थे, और यह जगह व्हाइट हाउस के ठीक बाहर है। जिस वक्त गोलियां चली उस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे। हमलावर युवक की तरफ से 30 राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग के वक्त व्हाइट हाउस परिसर में मौजूद पत्रकारों ने बताया कि उन्होंने लगातार कई गोलियों की आवाज सुनी। जिस वक्त गोलियां चली उस वक्त पत्रकार व्हाइट हाउस में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, और इसी दौरान अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी, जिसके बाद सभी को दौड़कर प्रेस ब्रीफिंग रूम में शरण लेने को कहा गया। सीक्रेट सर्विस की तरफ से कहा गया है कि आरोपी ने अचानक अपने बैग से बंदूक निकाली और अधिकारियों की तरफ फायरिंग करने लगा। सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। युवक की पहचान 21 साल के नासिर बेस्ट के तौर पर हुई है। वो अमेरिका के मैरीलैंड राज्य का रहने वाला बताया गया है। नसीर बेस्ट पहले से सीक्रेट सर्विस के रिकॉर्ड में था। फॉक्स न्यूज की तरफ से कहा गया है कि 26 जून 2025 को उसने एजेंट्स को रोककर कथित धमकियां दी थी। 10 जुलाई 2025 को वो प्रतिबंधित इलाके में घुसने के आरोप में पकड़ा गया था। वहीं न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि बेस्ट को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो खुद को यीशु मसीह समझता था और उसे पहले से ही व्हाइट हाउस से दूर रहने का कोर्ट का आदेश भी दिया गया था। वैसे देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोई पहली बार निशाना नहीं बनाया गया है। पिछले महीने व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान भी फायरिंग की घटना हुई थी। वहीं 2024 में पेंसिल्वेनिया रैली में ट्रंप के कान पर गोली लगी थी। हाल ही में ट्रंप का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने बेटे की शादी में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर वो वहां चले जाएंगे तो उनकी जान ले ली जाएगी। इसके अलावा कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी को भी उनकी जान लेने की धमकी मिली थी। इस मामले में एक इराकी युवक को गिरफ्तार किया गया था। वो ईरानी सेना से जुड़ा हुआ था। आरोपी के पास इवांका और उनके पति जेरेड कुशनर के फ्लोरिडा स्थित घर का ब्लूप्रिंट यानी नक्शा भी मिला था। ऐसे में ट्रंप की सुरक्षा को लेकर जरूर सीक्रेट सर्विस अब हाई अलर्ट पर दिखाई दे रही है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो अब ये जंग बहुत ही खतरनाक मोड़ पर दिखाई दे रही है, जहां रूस ने अपनी सबसे घातक मिसाइल निकाल दी है और यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। कीव के अधिकारियों ने बताया कि रात 1 बजे के कुछ ही समय बाद शहर में विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। राजधानी कीव पर मिसाइलों और ड्रोन से भारी हमला किया गया, जिससे आवासीय इमारतों और स्कूलों को नुकसान पहुंचा। इस हमले में कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। हमलों से राजधानी के कम से कम 9 जिलों में भारी तबाही दर्ज की गई है। शेवचेंको जिले में एक स्कूल की इमारत हमले की चपेट में आ गई और सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि धमाके के वक्त लोग उसी स्कूल के अंदर बने बंकर में शरण लिए हुए थे। इसके अलावा पूरे शहर में कई सुपरमार्केट और गोदाम भी तबाह हो गए हैं। यह हमला होने से ठीक पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी भी जारी की थी। लोगों को बंकरों में छिपने के आदेश दिए थे, अलर्ट रहने की बात कही थी। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने रूस को लेकर एक बड़ा दावा भी किया था। उन्होंने कहा था कि हमारी खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि उन्हें अमेरिकी और यूरोपीय सहयोगियों सहित कई स्रोतों से डेटा मिला है, जिसमें बताया गया है कि रूस ओरेशनिक मिसाइल से हमला करने की तैयारी कर रहा है।
हम इस जानकारी की पुष्टि कर रहे हैं। हमें यूक्रेन के इलाके, जिसमें कीव भी शामिल है, उस पर एक संयुक्त हमले की तैयारियों के संकेत मिल रहे हैं। इस हमले में कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह के हमले में बताई गई मध्यम दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज शाम से शुरू होने वाले हवाई हमले के अलर्ट पर जिम्मेदारी से काम करना जरूरी है। रूस का पागलपन सचमुच बेकाबू हो चुका है, इसलिए कृपया अपनी जान बचाएं, सुरक्षित जगहों यानी शेल्टर्स का इस्तेमाल करें। ज़ेलेंस्की ने आगे अमेरिका और यूरोप के सहयोगियों को चेताते हुए यह भी कहा कि अगर रूस को इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जान लेने की छूट दी गई तो कोई भी समझौता नफरत पर आधारित दूसरे ऐसे ही शासनों को हमला करने और मारकाट मचाने से नहीं रोक पाएगा। मॉस्को पर दबाव बनाया जाना चाहिए ताकि वो इस युद्ध को और न फैलाए। और ज़ेलेंस्की की चेतावनी के कुछ ही देर बाद जिस तरह रूस ने शक्तिशाली मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, उसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या रूस ने ओरेश्निक मिसाइल से ही अटैक किया है। अब आगे बढ़ने से पहले आइए जरा एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि आखिर ओरेश्निक मिसाइल यूक्रेन के लिए चिंता का कारण क्यों बनी हुई है। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक रूसी भाषा में ओरेश्निक का अर्थ हेजलनट ट्री यानी अखरोट का पेड़ होता है। यह मिसाइल आवाज की गति से 10 गुना तेज यानी मैक 10 की रफ्तार से चलती है। अब पुतिन का दावा है कि यह मिसाइल जमीन के नीचे बने 3 से 4 मंजिल गहरे बंकरों को भी मलबे में तब्दील कर सकती है। यह उल्का पिंड की तरह गिरती है और दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। पारंपरिक हथियारों से लैस होने के बावजूद यह परमाणु हमले जैसी तबाही ला सकती है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन पर ओरेश्निक मिसाइल दाग दी तो उसका अंजाम क्या होगा। इस मिसाइल से हमले को लेकर यह चर्चा ऐसे वक्त में सामने आई है जब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने की तरफ यूक्रेन अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन के लिए यूरोपीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू करने का सही समय आ गया है। हालांकि यूरोप की तरफ से इसे लेकर बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया अभी नहीं देखी जा रही है। ऐसे में अब यूक्रेन का भविष्य क्या होगा और रूस के साथ चल रही ये जंग आगे क्या मोड़ लेती है, ये देखना होगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में एक बार फिर बड़ा हमला हुआ है। एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के मजीद ब्रिगेड के एक आत्मघाती हमलावर ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाकर जोरदार विस्फोट किया है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन क्वेटा कैंट से सैन्य कर्मियों को लेकर जा रही थी और इसकी खबर मिलते ही बीएलए की तरफ से इसे निशाना बनाया गया। विस्फोट के चलते ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इस हमले में 26 लोगों की जान गई है, जबकि 70 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के रेल मंत्री ने इसे कायराना हमला बताया है। वहीं दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जियांद बलूच ने कहा कि हमारे हमले की योजना पहले से तैयार की गई थी और ट्रेन के गुजरने के वक्त को जानबूझकर चुना गया, जिससे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। इस बीच बीएलए की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसने पाकिस्तान को डरा दिया है। पहली बार बीएलए की किसी महिला कमांडर ने मीडिया के जरिए सार्वजनिक संदेश जारी किया है। करीब 11 मिनट लंबे इस वीडियो में शाहनाज बलोच को बीएलए की पहली महिला फ्रीडम फाइटर कमांडर के तौर पर पेश किया गया है। वीडियो में शाहनाज बोल रही हैं कि बलूच महिलाएं अब सिर्फ घरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही हैं। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई अब नए दौर में पहुंच चुकी है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पाकिस्तान सरकार की चिंता बढ़ गई है। वहीं पाकिस्तान की चिंता इसलिए भी बढ़ती दिखाई दे रही है क्योंकि वो आर्थिक रूप से भी तबाही की तरफ जा रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के वाइस मार्शल रहे आबिद राव ने कहा कि आसिम मुनीर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक बार फिर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा होने पर दावा किया कि हमने बीते साल भारत को मजा चखा दिया और न जाने क्या क्या कर दिया। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि हमारी आर्थिक हालत क्या है। हमें यह समझना चाहिए कि सैन्य ताकत बिना अच्छी अर्थव्यवस्था के कुछ नहीं है। हम कई सालों से सिर्फ एक कर्ज लेकर दूसरा कर्ज उतार रहे हैं। हमारी सरकारें सिर्फ दूसरे मुल्कों से कर्जा मांगने का काम करती रही हैं। एक कार्टून याद रखें कि पाकिस्तान के एक हाथ में न्यूक्लियर वेपन है और दूसरे में कटोरा है। तारिक खान ने कहा कि भारत से जीत के नाम पर पाकिस्तानी सेना ने अपने लोगों को धोखा दिया है। और अब चलते चलते में बात करेंगे कबूतरों की। तो आजकल शहरों में कबूतरों को देखते ही लोग उन्हें भगाने लगते हैं। बालकनियों में जाली लगाना या इमारतों पर नुकीले कांटे लगवाना अब आम बात हो गई है। कई लोग इन्हें जगह जगह गंदगी फैलाने वाला और बीमारी फैलाने वाला पक्षी भी मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस कबूतर को हम आज इस तरह से देखते हैं वो कभी इंसान का सबसे वफादार और सबसे भरोसेमंद साथी हुआ करता था।
हाल ही में हुए एक वैज्ञानिक खुलासे ने कबूतरों के इतिहास को लेकर एक नया और बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। नीदरलैंड्स की ग्रोनिंगन यूनिवर्सिटी की टीम ने साइप्रस में कबूतरों की पुरानी हड्डियों का गहन अध्ययन किया और शोध में पाया गया कि इंसान और कबूतरों का रिश्ता आज से करीब 3500 साल पुराना है। पुराने जमाने में कबूतर इंसानों के लिए डाकिया यानी पोस्टमैन का काम करते थे। जब तकनीक नहीं थी तब यही कबूतर चिट्ठियां पहुंचाते थे। युद्ध के मैदान में ये संदेश वाहक की तरह काम करते थे। खेती के लिए खाद का जरिया थे और कई सभ्यताओं में तो इनकी पूजा भी की जाती थी। वैज्ञानिकों ने जब साइप्रस में मिले 159 कबूतरों की हड्डियों की जांच की तो पता चला कि उनका खान पान बिल्कुल इंसानों जैसा था। इसका सीधा मतलब है कि ये कबूतर इंसानों के साथ घुल मिलकर रहते थे। ये कांस्य युग के कबूतर थे जिनकी इंसान काफी देखभाल किया करते थे, लेकिन इतने लंबे समय तक वफादार रहने के बाद आज इनकी हालत ऐसी क्यों हो गई है? तो इसकी वजह है तकनीक का विकास। जैसे ही टेलीफोन और मोबाइल आए, कबूतरों की जरूरत खत्म हो गई। औद्योगिक क्रांति और शहरों के विस्तार के बाद हमने उन्हें अपने घरों से बाहर कर दिया। कबूतरों को इंसानों के आसपास रहने की आदत थी, इसलिए वो कहीं नहीं गए, हमारे शहरों में ही टिक कर रह गए। इससे पता चलता है कि इनका हमारे साथ का कितना पुराना और अहम रिश्ता रहा है। फर्क बस इतना है कि तकनीक में बदलाव के चलते, क्योंकि अब हमें इनकी जरूरत नहीं रही, इसलिए इन्हें लेकर वक्त के साथ हमारा नजरिया बदल गया है। तो फिलहाल आज वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।